अब बेनामी प्रॉपर्टी में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो अपने को समझना है। बेनामी प्रॉपर्टी अभी 15 मिनट के अंदर मैं आपको सबको रटा दूंगा, और वो हर शख्स को जानना जरूरी है। वो बिजनेस करता हो नहीं करता हो, उसकी इनकम हो नहीं हो, अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी खरीदता है, प्रॉपर्टी मतलब अपने दिमाग में आता है कि जमीन होगा या मकान होगा, इसमें चल अचल यानी कि कार भी आ गई, टीवी खरीदते हैं वो भी आ गया, कोई भी प्रॉपर्टी, जिसको माइक भी प्रॉपर्टी में आ गया, हर वस्तु को इन्होंने प्रॉपर्टी के दायरे में ले लिया। तो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। अब वो प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आती है कि नहीं आती, अपने को ये देखना है। पांच किस्म के ट्रांजैक्शन को इन्होंने बेनामी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत में लिया हुआ है। अब प्रॉपर्टी जो खरीदी बिक्री है वो किस समय सही है और किस समय बेनामी है, ये अंतर को अपने देखना है कि अपन जो चीज खरीद रहे हैं कहीं बेनामी में ना आ जाए। प्रॉपर्टी चल अचल सब है। ये सबसे बड़ा डेफिनेशन है, उसको आखिरी में लेते हैं। मान लो मैंने राजू भाई से कोई चीज परचेज किया, हम दोनों के बीच में कोई खरीदी बिक्री होता है, और उसमें से जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, अपन ने कोई ऐसे नाम से उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया, वो आदमी नहीं है, यानी फिक्सिशियस है वो नाम। उदाहरण के तौर पे मेरे यहाँ, जैसे शुद्ध हिंदी में बोले तो अगर मेरे यहाँ पक्के की रकम नहीं है, कार खरीदनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपन उसको बोल, और जहाँ खरीदने जाते हैं वो बोलेगा कोई ना कोई नाम बताना पड़ेगा, अपन कोई भी नाम से परचेज कर लेते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी आपके यहाँ पाई जाती है और वो प्रॉपर्टी जिसके नाम से है वो नाम का व्यक्ति नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी होगी। एक बार कोई प्रॉपर्टी बेनामी हो गई तो उसके लिए मैंने प्रावधान बता दिया, 7 साल तक की सजा है, उसके मार्केट वैल्यू का 25% पेनल्टी है, और वो प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर सकती है। इसमें विक्रेता हमेशा सेफ है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है और जो पैसा लगा रहा है, हमेशा वो ध्यान देना है। बेनामी का मतलब एक सिंपल सा लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए, पैसा किसी और का और नाम किसी का और का दर्ज है। अगर मेरा पैसा है और मेरे नाम से मैंने परचेज किया है और मैं ही उसका उपभोग कर रहा हूं, तो बेनामी नहीं है। पैसा मैंने लगाया है, कोई प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी है, नाम किसी और का डाल दिया है और वो मेरे यूज के लिए है, तो बेनामी होगी। तो पहले केस में क्या हुआ, पैसा मेरा लगाया मैंने, वस्तु को मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन नाम किसी और से परचेज कर लिया, तो बेनामी होगी। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी राजू भाई के नाम से परचेज कर ली, या मैंने अपनी मिसेज के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, और इनकम टैक्स की इंक्वायरी में, जैसे वो सर्वे में आते हैं या सर्च में आते हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उसमें पूछा गया कि ये प्रॉपर्टी क्या आपके नाम से है। जनरली लेडीज लोग को नहीं मालूम होता कि उनके हस्बैंड ने कहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करी है। अगर वो अपने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा देती है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी नहीं है, इस प्रॉपर्टी के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है, तो भी वो प्रॉपर्टी बेनामी में आ जाएगी। आपने पक्के में दिखाया है, सब कुछ जेन्युइन है, अगर जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो बोल देता है कि इस प्रॉपर्टी के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो भी वो बेनामी में आ जाएगी। तो अगर आप अपने घर में बीबी के नाम से या बच्चे के नाम से या माता पिता भाई बहनों के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उन्हें बताना जरूरी है, या पहले अपनी महिलाओं को इतना समझा करके रखें कि ऐसे स्टेटमेंट के दौरान वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं कि मेरा खरीदी बिक्री का जो भी काम है, प्रॉपर्टी लेने देने का, मेरे हस्बैंड देखते हैं,
पूरी जानकारी उनको है, या मैं रिकॉर्ड देख के बता सकती हूँ। वो अगर सीधा सा ऐसे लिखा दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है या इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, तो बेनामी के अंतर्गत आ गई। तो बेनामी के जितने भी पांच किस्म के इस ट्रांजैक्शन को इन्होंने बेनामी में लिया है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, हर ट्रांजैक्शन में किसी और के नाम से है, पैसा किसी और ने लगाया है, मैंने पैसा लगाया, मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन किसी और के नाम से मैंने परचेज कर दिया। यहां अगर बीवी के नाम से मैंने लिया है प्रॉपर्टी, पैसा मैंने लगाया, परचेज सही नाम से हुआ है, अगर उसने मना कर दिया तो बेनामी के। थर्ड केस में अपन जनरली लोन लेते हैं। मेरे को पूछा गया, भाई आपने ये मकान कहां से खरीदा? मेरे पास पक्के की रकम नहीं है, या तो मैं बैंक से लोन लूं या प्राइवेट सोर्स से कहीं से लोन लूं। अगर जिसने लोन दिया है वह नाम फिक्सिशियस है, उस नाम का व्यक्ति नहीं है, या वो नाम गलत है, तो वो प्रॉपर्टी भी बेनामी में कवर हो जाएगी। अनसिक्योर्ड लोन तो हम लोग जितनी भी फाइलें देखते हैं सब में रहता है। अब ये एक बहुत बड़ा, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नया नया आया है। उसके बाद नोटबंदी और ये सर्वे सर्च में वो लोग इतना व्यस्त हैं कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अपनी फाइलों में जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं, अगर वो आदमी नहीं पाया जाता है या नाम गलत पाया जाता है या वो व्यक्ति कबूल लेता है कि ये मेरा पैसा नहीं है, वो ट्रांजैक्शन, जो प्रॉपर्टी आपने उस लोन से परचेज किया है, वो बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक मिनट भैया सुनिए, हमारे पास में समय बहुत कम दिया गया है, मैं मोटी मोटी सारी चीजें बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ जरूरी चीजें छूट जाएंगी। उसके बाद रात को 10-11 बजे तक मैं यहाँ हूँ, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा मैं एक एक सबको जवाब दूंगा। नहीं तो जो जरूरी चीज 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें हमारे को बेनामी प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स, जीएसटी सारा कवर करना है। जो मेन चीजें आप एक बार समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी, आगे से बस एक ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी खरीद रहे तो कहीं बेनामी तो नहीं है। बोलने का मतलब सिर्फ ये है, बेनामी प्रॉपर्टी जो कानून आया है, बहुत गंदा कानून आया है। कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको अवश्य ध्यान देना है कि आप जो एसेट परचेज कर रहे हैं वो कि बेनामी कानून के अंतर्गत ना आ जाए। आप बस सिर्फ अब उतना ही ध्यान दीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन रहेगा, मैं यहाँ रहूँगा, रात को 10-11 बजे तक रहूँगा, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ जाऊँगा। मैं आज तक वैसे ही आप लोगों के साथ में मिल करके ही कार्यक्रम का एंजॉय करता रहा। अब जो इसका नेक्स्ट जो इसमें जो मैंने मेन उद्देश्य जो बताया था, वो यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में डाल दिया। पैसा मेरा, किसी और के नाम से प्रॉपर्टी ले लिया गया और मैं उपभोग कर रहा हूं। इसमें डिपार्टमेंट के ऊपर मेन जो फोकस रहेगा, ये साबित करना भाई राजू भाई के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, उसको और पैसा मैंने लगाया है, तो दोनों चीज डिपार्टमेंट को साबित करना पड़ेगा कि भाई राजू भाई के पास प्रॉपर्टी है, तो कैसे, कौन प्रूव कर सकता है? डिपार्टमेंट को दो चीज प्रूव करना पड़ेगा कि पैसा मेरा लगा है और प्रॉपर्टी का उपभोग भी मैं कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, जैसे सर्वे में आए या रेड में आए, मेरे यहां से प्रॉपर्टी के कुछ पेपर पाए जाते हैं और उस प्रॉपर्टी के पेपर में नाम मेरा नहीं रहता, मेरे नौकर का रहता है, ड्राइवर का रहता है, साले का रहता है और किसी का नाम रहता है। उस रास्ते वो उस जगह तक पहुंच जाएंगे और एक बार डिपार्टमेंट चाहेगा तो स्टेटमेंट उनका इतना कड़ा रहता है कि वो लोग तह तक पहुंच जाते हैं। खास करके कंपनी जिनके पास में है, जो शेयर कैपिटल लेते हैं, वहां तो कई बार ऐसे पेपर रहते हैं, कैपिटल की जरूरत है तो शेयर के नाम किसी और के नाम से लेते हैं और साथ में कहीं वो सामने वाला गड़बड़ ना करे करके ट्रांसफर डीड को साथ में साइन करवा करके रखते हैं। आपने बारूद भी रख दिया और बाजू में माचिस की तिल्ली भी रख दी।
अब सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन न करें जो कि बेनामी के अंतर्गत आ जाए। अब इतना सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा, अरे मैं तो ये तो भाई बेटा पत्नी सब खत्म हो गया, हम तो किसी नाम से नहीं ले सकता। लेकिन इसमें कुछ एक लोगों के नाम से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो छूट दी गई। सबसे पहले एचयूएफ है। एचयूएफ अगर अपने कर्ता या मेंबरों के नाम से प्रॉपर्टी लेता है, बशर्ते वो एचयूएफ की एक नंबर की कमाई की प्रॉपर्टी हो, तो भले मेंबर के नाम से लिया है तो बेनामी नहीं कहलाएगी। सेकंड में आते हैं ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं। अगर पार्टनरशिप के केस में पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी ले लिया, ट्रस्ट के नाम से ट्रस्टी के केस में ले लिया, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट अशोक अग्रवाल जी के नाम से ले लिया, नहीं तो सारे ट्रस्टी लोग भाग जाएंगे, सब पदाधिकारी भाग जाएंगे। तो अगर पदाधिकारी लोग के नाम से लिया, कंपनी के केस में डायरेक्टर के नाम से लिया, तो उस केस में भी वो बेनामी नहीं कहलाएगी। अब सबसे चिंतित है महिलाएं, उनको भी इन्होंने छूट दिया हुआ है। अगर वो देखिए, वो दूसरी कंडीशन है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी से, एक नंबर की प्रॉपर्टी से अपनी मिसेस के नाम से या बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो बेनामी नहीं कहलाएगी। ये चौथे क्लॉज के हिसाब से है। लेकिन पहले एक क्लॉज में ये भी बोला हुआ है, आप एक नंबर के पैसे से भी अगर बीवी के नाम से प्रॉपर्टी ले लिए और उसने ये बोल दिया कि मेरे को प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, वो गड़बड़। आप अपने एक नंबर के पैसे से बीवी या बच्चे के नाम से लीजिए और उनको बता दीजिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी उनके नाम से है, तो उस केस में भी उसको छोड़ा गया। अब जो 4 केस हो गए, 4 केस कौन कौन से बेनामी में आते हैं? एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो डे टू डे लाइफ में आती है और वो बेनामी में कवर हो गई है और अपनी जानकारी में नहीं है, ये जो भी एक दूसरे में नाम ट्रांसफर होता है ना, वो गवर्नमेंट के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके अंतर्गत होता है। उसमें ये बोला गया कि जमीन की खरीदी बिक्री होती है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मैं रजिस्टर्ड करवाता हूं तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अगर आप कहीं स्टाम्प ड्यूटी अगर बचा रहे हो, पलटी करने, जो अपनी लैंग्वेज में पलटी करना बोलते हैं, अगर स्टाम्प ड्यूटी बच रही है तो वहां आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं बेनामी प्रॉपर्टी में ना आ रहे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है अगर 2 लोगों के बीच में, राजू भाई और अशोक भैया के बीच में मान लो कोई जमीन का एग्रीमेंट हुआ, राजू भैया कोई चीज अशोक भैया को बेच रहे हैं, तो अशोक भैया ने उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया, जो खरीदार है वो पोजीशन ले लिया, उसने उसका पैसा बिकवाल को दे दिया और एग्रीमेंट लिखा लिया कि जब भी होगा वो करवा लेंगे, रजिस्ट्री करवा लेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अनुसार अगर खरीदार ने पोजीशन पा लिया और पैसा दे दिया और वो राइटिंग में एग्रीमेंट आ गया तो वो ट्रांसफर कहलाता है। तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा बोलता है अगर इस तरीके का ट्रांसफर है तो आप उस एग्रीमेंट को या तो रजिस्टर्ड करवाओ या उस पे जो ट्रांसफर ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी लगनी है वो पटा दो। अगर ना आप अगर उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाते हैं और या स्टाम्प ड्यूटी नहीं पटाते हैं तो बेनामी एक्ट में। अब बेनामदार कौन है? जिसके नाम से अपन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं बेनामदार, ये उतनी खास बात नहीं है। बेनामी एक्ट में ये पेनल्टी और इसके प्रावधान के अलावा जो भी, मान लो मैंने कोई बेनामी प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, अब वो आप चाहें और जिसके नाम से आपने परचेज करी है वो बदमाशी कर रहा है, तो कानूनन आपको हक नहीं है कि आप कोर्ट में चले जाएं भी मैंने उसके नाम से परचेज करी थी वो मेरे को नहीं लौटा रहा है।
आप अपनी प्रॉपर्टी पा तो नहीं सकेंगे, लेकिन बेनामी आपने कैसे परचेज कर लिया करके और ये सब कानून आपके ऊपर आ जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी एक बार बेनामी हो गई, उससे रिलेटेड कोई भी झंझट हो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसके साथ ही मैंने बेनामी एक्ट को ख़त्म किया इससे संबंध में। और आखिर में सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान दिलाना चाहूँगा, कोई भी प्रॉपर्टी आगे से लें, एक बार ये कानून का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरूर देख लें। आवश्यकता पड़ी तो इसके ऊपर एक बार कंप्लीट 2 घंटे का आप सेमिनार बुलाएं और इस एक्ट को अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक बार इसके अंदर आ जाने से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा है, 25% मार्केट वैल्यू की पेनल्टी है और उस प्रॉपर्टी को सरकार को जब्त करने का प्रावधान है। अब मैं जो इनकम टैक्स के भी जो कुछ पूरे चेंजेस तो नहीं ले पाऊंगा, ज़्यादा समय लगेगा। इस